हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है और आपके सपोर्ट की हमें काफ़ी ज़रूरत है। और हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि एक नए क्रिएटर को सब्सक्राइबर की कितनी ज़रूरत होती है। नया चैनल होने के कारण सब्सक्राइबर बहुत कहीं कम है, ठीक है। चूँकि मैं आपके लिए यहाँ पर लगातार अच्छे और रिच कंटेंट लाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, याद रखिएगा इस चैनल पर आपको रोटेशन वाइज वीडियो उपलब्ध कराई जा रही है, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है। तो इसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी की क्लास, और इसमें हम लोग देखेंगे 25+ MCQ विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, यदि आप एसएससी, रेलवे, SSPSC, CDS, NDA, UPSC, SI या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर सेशन की अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि राज्य का एडवोकेट जनरल किसके प्रसाद के रूप में कार्य करता है, या किसके प्रसाद पर्यंत के रूप में काम करता है। तो राज्य का एडवोकेट जनरल किसके प्रसाद के रूप में काम करता है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत वह काम करता है, ठीक है। यदि आपसे पूछ ले कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। यह राज्य का सर्वोच्च विधि पदाधिकारी होता है, ठीक है। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो महाधिवक्ता होता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करता है। इसका मतलब है कि राज्यपाल उसे कभी भी उसके पद से हटा सकता है, ठीक है। महाधिवक्ता किसे बनाया जाता है, उसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो महाधिवक्ता उसे बनाया जाता है जिसमें उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता होता है, ठीक है। सारे फैक्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे फैक्ट को एक कलम कॉपी लेके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दूसरा सवाल है, न्यायिक समीक्षा भारत के संविधान में किस देश के संविधान से ली गई है। न्यायिक समीक्षा की बात हो रही है यहाँ पर, तो किस देश के संविधान से ली गई है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा USA के संविधान से ली गई है। USA यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के संविधान से और क्या क्या लिया गया है। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है उसकी प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाता है उसका प्रावधान, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, ये सभी जो है USA यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। कर लेते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न कर लेते हैं, भारत में आपातकाल का सिद्धांत किस देश से लिया गया है। आपातकाल का सिद्धांत किस देश से लिया गया है। किस देश से लिया गया है, तो ये जर्मनी से लिया गया है। भारत में आपातकाल का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है, जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और इसे यदि आपसे पूछ ले किस भाग में रखा गया है, भारतीय संविधान के किस भाग में रखा गया है, तो इसे भारतीय संविधान के भाग 18 में रखा गया है। इसके अनुसार जब आंतरिक और बाह्य कारणों से देश की सुरक्षा को खतरा होता है तो राष्ट्रपति पूरा देश अपने हाथ में ले सकता है, ठीक है, और अपने मन के अनुसार शासन चला सकता है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल है, अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की तीसरी घोषणा भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई थी, ठीक है, आप सभी जानते होंगे, जिसमें निम्नलिखित आधार शामिल है। किस आधार पर तीसरे आपातकाल की घोषणा की गई थी, आपको यहाँ पर आंसर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, तीसरा आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था। राष्ट्रपति किसी राज्य में यदि आपसे पूछ ले कितने प्रकार से आपात की घोषणा कर सकता है, तो वह 3 प्रकार से आपात की घोषणा कर सकता है। पहला राष्ट्रीय आपातकाल जो अनुच्छेद 352 में है। दूसरा राष्ट्रपति शासन, यदि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत। तीसरा है वित्तीय आपातकाल, वित्तीय संकट के समय लगाया जाता है, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। और शुक्र की बात है दोस्तों कि अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है, ठीक है। पहला राष्ट्रीय आपातकाल यदि आपसे पूछ ले कब लगाया गया था, 1962 में लगाया गया था, ठीक है, भारत चीन युद्ध के समय
पहला राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? 1971 में। उस समय भारत पाकिस्तान युद्ध के समय यह दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। ठीक है। तीसरा आपातकाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे आप जरूर नोट कर लीजिएगा। दोस्तों क्या होता है, जब इंदिरा गांधी के चुनाव को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1975 में, कब? 1975 में असंवैधानिक घोषित कर दिया था, तो इंदिरा गांधी ने क्या किया था? उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर किया और इंदिरा गांधी के कहने पर उस समय के जो राष्ट्रपति थे, कौन थे राष्ट्रपति? फखरुद्दीन अली अहमद। इंदिरा गांधी के कहने पर उन्होंने आपातकाल घोषित कर दिया गया था। उन्होंने आपातकाल घोषित कर दिया था और ये तीसरा आपातकाल जो है काफ़ी विवादित रहा था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। पांचवा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक नागरिकों को सहकारी समितियों को गठन करने का मौलिक अधिकार देता है? कैसा अधिकार देता है? मौलिक अधिकार देता है। कौन सा संविधान संशोधन विधेयक? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन विधेयक 111। कौन सा संविधान संशोधन विधेयक? 111वां। छठा सवाल क्या कहता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके परीक्षा की दृष्टि से। कोई वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? कौन करता है इसका निर्धारण? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा स्पीकर करता है, यानी लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है। यदि आपसे पूछ ले कि धन विधेयक किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो नोट कर लीजिएगा अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। ठीक है। प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक हो सकता है। ठीक है। क्या कहता है कि प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक हो सकता है, लेकिन प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं हो सकता है। इस फैक्ट को भी आप याद कर लीजिएगा। कोई भी वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा स्पीकर। ठीक है। कोई वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? लोकसभा स्पीकर के द्वारा किया जाता है। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सातवां सवाल कर लेते हैं। मतदान अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मतदान अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? फटाफट आंसर कीजिए। मतदान अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात है। ठीक है। कौन सा राज्य है? गुजरात है। ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, अर्जेंटीना, सिंगापुर, साइप्रस, पेरू, बोलीविया समेत दुनिया के 33 देश ऐसे हैं जहां मतदान अनिवार्य है। ठीक है। इन 33 देशों में 19 ऐसे देश हैं जहां मतदान न करने पर सजा का भी प्रावधान है। ठीक है। अगला सवाल, आठवां सवाल कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा फारसी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितने भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। यदि आपसे पूछ ले कि मूल संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी थी, तो मूल संविधान में भाषाओं की संख्या 6 थी। ठीक है। सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन होता है 1967 में। ठीक है। इस समय सिंधी को जोड़ा जाता है। किसको जोड़ा जाता है? सिंधी को जोड़ा जाता है और यह 15वां भाषा बन जाता है। ठीक है। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन होता है 1992 में और इसमें 3 भाषाओं को जोड़ा जाता है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है। और सबसे अंत में 2003 में 92वां संविधान संशोधन होता है और इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा जाता है। संथाली कहाँ से जोड़ा जाता है? किस राज्य से जोड़ा जाता है? तो झारखंड से जोड़ा जाता है। मैथिली बिहार से, बोडो असम से और डोगरी जम्मू कश्मीर से जोड़ी जाती है। ठीक है। तो वर्तमान में भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 भाषाएं हैं। किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। ठीक है। सारे फैक्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसलिए रिक्वेस्ट है कि इसे एक कलम कॉपी लेके ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, सिंधी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल हुई थी? अगला प्रश्न है कि सिंधी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल हुई थी? बता चुका हूँ कब शामिल हुई थी। 1967 में शामिल हुई थी 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान में प्रत्येक भारतीय राज्यों के लिए राज्य स्तर पर संचार के लिए अपनी आधिकारिक भाषा चुनने का प्रावधान किया गया है। ठीक है। आप सभी जानते हैं आधिकारिक प्रयोग के लिए 8वीं अनुसूची में भाषाओं की व्यवस्था की गई है। मूल रूप से संविधान में 14 भाषाएं थी, बता चुका हूँ।
ठीक है। और 15वां भाषा 21वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 1967 में सिंधी। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 होता है, इसके द्वारा कोंकणी, मणिपुर और नेपाली भाषा जोड़ी गई। और सबसे अंत में 2003 में 92वां संविधान संशोधन होता है, इसके द्वारा बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली जोड़ दी जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची में है? क्या कहता है? केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची में दी गई है? सही आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में दी गई है। ठीक है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं, आप सभी जानते हैं। 22 भाग है। ठीक है। और मूल रूप से यदि आपसे पूछ ले किस अनुच्छेद कितने हैं, तो 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है। 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? इसमें 3 सूचियों का वर्णन किया गया है। वे 3 सूची कौन कौन है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है। ये 3 सूचियां जो है 7वीं अनुसूची में दी गई है। संघ सूची की बात कर लेते हैं। ठीक है। तो इसमें संघ के विषय होते हैं और इस पर कानून बनाने का अधिकार किसका होता है? केंद्र सरकार को होता है। राज्य सूची की बात कर लेते हैं तो इसमें राज्य से संबंधित विषय होते हैं और इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। इसी प्रकार समवर्ती सूची संघ और राज्य सरकार दोनों के विषय होते हैं इसमें, और इस पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को भी है और राज्य सरकार को भी है। लेकिन यदि किसी भी कानून पर विषय समान होते हैं तो केंद्र सरकार का बनाया गया कानून ही मान्य होता है। इस फैक्ट को भी आप याद कर लीजिएगा। अवशिष्ट शक्तियाँ क्या होती है? वैसे विषय जिनका वर्णन न तो केंद्र सूची में है, न ही राज्य सूची में है और न ही समवर्ती सूची में है, ऐसे विषयों को क्या कहा जाता है? अवशिष्ट विषय कहा जाता है और इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को जाता है। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। भारत की संसद किससे मिलकर बनती है? भारत की संसद किससे मिलकर बनती है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से भारतीय संसद का निर्माण होता है। ठीक है। भारत की संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? राज्यसभा जो कि एक उच्च सदन है, लोकसभा जिसे निम्न सदन कहा जाता है और राष्ट्रपति को मिलाकर हमारे देश के संसद का निर्माण होता है। यदि आपसे पूछ ले कि संसद का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है, अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 79 में किया गया है। राज्यसभा 80, लोकसभा 81 और राष्ट्रपति का पद यदि आपसे पूछ ले किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है। अगला सवाल 12वां सवाल है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? लक्षद्वीप की बात कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है, आपको यहाँ पर आंसर करना है। ठीक है। लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? सही आंसर हो जाएगा केरल उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट करता है। केरल हाई कोर्ट केरल और लक्षद्वीप दोनों का हाई कोर्ट है। यह कहाँ पर स्थित है? कोची में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य है? किस भाग में मौलिक कर्तव्य है? सही आंसर हो जाएगा भाग 4 का ए में है। और किस अनुच्छेद में यदि आपसे पूछ लें, अनुच्छेद 51 ए में है। ठीक है। यदि आपसे पूछ ले कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो याद रखिएगा मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं थे, यानी शून्य मूल कर्तव्य थे। ठीक है। इसे भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया था। जिस समय इसे संविधान में जोड़ा गया यानी 1976 में कितने मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था? 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। यदि आपसे पूछ ले कि वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है, तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। इसे किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? प्रत्येक माता पिता का एक कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिलवाएं। और हाँ दोस्तों, एक महत्वपूर्ण फैक्ट, क्या इसे नागरिकों को मानने के लिए बाध्य किया जा सकता है? तो आंसर होगा नहीं, इसे नागरिकों को मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ लोगों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ लोगों की नागरिकता से संबंधित है।
नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। 15वां सवाल कर लेते हैं। भारत का 28वां राज्य कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो भारत का 28वां राज्य झारखंड है। इसका गठन कब किया गया था? तो याद कर लीजिएगा 15 नवंबर 2000 को इसका गठन किया गया था, ठीक है। 15 नवंबर को ही इसका गठन क्यों किया गया था? ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, क्योंकि इसी दिन बिरसा मुंडा का जन्मदिन था और उन्हीं के जन्म दिवस पर, ठीक है, भारत का 28वां राज्य झारखंड अस्तित्व में आता है, ठीक है। झारखंड भारत का 28वां राज्य है, और यदि आपसे पूछ ले किससे अलग होकर बनाया गया है, बिहार से अलग करके इसे बनाया गया है, ठीक है। और यदि आपसे पूछ ले कि बिहार का कितना क्षेत्र मिलाकर झारखंड को बनाया गया था, तो याद कर लीजिएगा 46% क्षेत्र को लेकर झारखंड बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। यूपीएससी का नया चेयरमैन कौन नियुक्त करता है? यूपीएससी का चेयरमैन कौन नियुक्त करता है? सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति नियुक्त करता है। यूपीएससी कैसा निकाय है? एक संवैधानिक निकाय है, और इसका कार्य क्या है? आईएएस, आईएफएस और आईपीएस अधिकारियों को चुनने का काम इसका है। और यह किस तरह चुना जाता है? सिविल सेवाएं परीक्षा लेकर इसे चुना जाता है। यदि आपसे पूछ ले कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है, तो नोट कर लीजिएगा अनुच्छेद 315 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। इसमें एक अध्यक्ष और 10 सदस्य शामिल होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। भारतीय संसद में शून्यकाल कितने बजे शुरू होता है? कितने बजे शुरू होता है? तो 12 PM पे शुरू होता है, ठीक है। कितने बजे शुरू होता है? 12 PM पे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? अनुसूची 2 में वेतन और भत्ते का वर्णन किया गया है, बिल्कुल सही सुमेलित है। अनुसूची 5 अनुसूचित क्षेत्र का वर्णन किया गया है, बिल्कुल सही है। अनुसूची 6 असम, मेघालय और मिजोरम की आदिवासी क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है। अनुसूची 10 पंचायत से संबंधित है, ये कथन गलत है, ठीक है, क्योंकि अनुसूची दल बदल विरोधी अधिनियम से संबंधित है। किससे संबंधित है? दल बदल विरोधी अधिनियम से संबंधित है, और इसे किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 52वां संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, और यह दल बदल विरोधी अधिनियम से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल 19वां सवाल है, काफ़ी लंबा दिख रहा होगा, ठीक है, लेकिन लंबा देख के घबराना नहीं है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा और इसमें खुद की अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति होगी। ऐसा संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 129 में ऐसा लिखा गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 129, भारत का सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और इसमें खुद की अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति होगी। नेक्स्ट सवाल, अटॉर्नी जनरल के उम्मीदवार की योग्यता किसके समान होती है? अटॉर्नी जनरल के उम्मीदवार की योग्यता किसके समान होनी चाहिए? सही आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होनी चाहिए। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, ठीक है। क्या होता है? मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, और भारतीय उच्च न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील भी होता है। यदि आपसे पूछ ले कि भारत के महान्यायवादी का पद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आता है और इसे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। महान्यायवादी बनने की योग्यता क्या है? जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, ऐसे व्यक्तियों को ही राष्ट्रपति महान्यायवादी के पद पर नियुक्त करते हैं, ठीक है। और ये महान्यायवादी जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, यानी राष्ट्रपति उन्हें कभी भी उस पद से हटा सकते हैं। यदि आपसे पूछ ले कि वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है, आर वेंकट रमनी जो है वर्तमान में अटॉर्नी जनरल है, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय वितरण के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? कौन करता है? सही आंसर हो जाएगा वित्त आयोग करता है। वित्त आयोग कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसके लिए अनुच्छेद 280 बनाया गया है, ठीक है। यदि आपसे पूछ ले कि प्रथम वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1951 में की गई थी, और वित्त आयोग का
गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अभी तक यदि आपसे पूछ ले कितने वित्त आयोग का गठन हो चुका है, तो अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन हो चुका है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? NK सिंह थे। ठीक है। एक कैसी संस्था है? एक अर्धन्यायिक संस्था है। और वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं, 4 सदस्य होते हैं। इन 4 सदस्यों में 2 सदस्य पूर्णकालिक सदस्य और 2 सदस्य अंशकालिक सदस्य होते हैं। इसकी स्थापना किस उद्देश्य के लिए की गई थी? तो इसकी स्थापना का उद्देश्य भारत की केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करना था, वित्तीय संबंधों को समन्वय करना था। ठीक है। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। असम पुनर्गठन अधिनियम 1969 द्वारा किस राज्य का जन्म हुआ था? किस राज्य का जन्म हुआ था? मेघालय का जन्म हुआ था। मेघालय की स्थापना असम पुनर्गठन अधिनियम 1969 के तहत हुई थी। नेक्स्ट सवाल। 23वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? सुचेता कृपलानी मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की, बिल्कुल सही है। नंदी सतपथी मुख्यमंत्री थी उड़ीसा की, बिल्कुल सही है। शशिकला काडूकर गोवा की मुख्यमंत्री रह चुकी है। तो यहाँ पर सभी कथन सही है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, यहाँ पर सभी सही है। निम्नलिखित में से राज्य चुनाव आयोग की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? राज्य चुनाव आयोग की बात हो रही है। राज्य चुनाव आयोग की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीला सत्यनारायण। कौन? नीला सत्यनारायण। नीला सत्यनारायण कौन थी? एक भारतीय लेखिका और एक लोक सेवक भी ये रह चुके हैं, और वह महाराष्ट्र में पहली महिला राज्य चुनाव आयुक्त थी। ये उनका तस्वीर है। ठीक है, आप देख सकते हैं। 25वां सवाल है, इस सेशन का अंतिम सवाल कर लेते हैं दोस्तों। 26 जनवरी 1957 किसके लिए जाना जाता है? 26 जनवरी 1957 किसके लिए जाना जाता है? तो दोस्तों याद कर लीजिएगा, इसी दिन जम्मू कश्मीर का संविधान अस्तित्व में आता है। जम्मू कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 को अस्तित्व में आया था। दोस्तों सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, आप सभी याद रखिएगा कि इस चैनल पर आपको रोटेशन वाइज वीडियो उपलब्ध कराई जा रही है, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है। और ये सभी वीडियो आपको रोटेशन वाइज मिलती है रात को 8 बजे। तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, धन्यवाद।